स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू डेली इकोनॉमिक न्यूज एनालिसिस। मेरा नाम है वसु कटारा और आज फिर से हम आए हैं दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स लेकर, जो कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेशन रोज शाम 8 बजे होता है और आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इकोनॉमिक्स के एरिया से करा रहा हूं। सबसे पहला है चाइना की करेंसी मैनिपुलेशन पॉलिसी और दूसरा है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जो कि मैं आपके साथ आज के सेशन में शेयर करने जा रहा हूं। ये दोनों टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं चाइनाज करेंसी मैनिपुलेशन का टॉपिक। अब आप जानते हैं चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर के अंदर चीजें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे हार्डवेयर हो, आपको मेडिसिन, दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स देखने मिलता है, अलग अलग चीजें चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना की गवर्नमेंट जानबूझ के चाइना की जो करेंसी है युआन, रेनमिनबी भी कहते हैं उसे, रेनमिनबी भी कहते हैं उसे, जो कि आज काफी इंटरनेशनलाइज हो चुकी है। अब आप समझिए कि चाइना की करेंसी अगर युआन है और मान लेते हैं $1 की वैल्यू, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, $1 की वैल्यू है 6 युआन। मतलब मैं अगर $1 लेकर जाऊंगा चाइना तो मुझे बदले में 6 युआन देंगे वो, ठीक है। अगर कल जाके ये करेंसी की वैल्यू चाइनीज इकोनॉमी के लिए डेप्रिशिएट होती है और अल्टीमेटली चाइना की करेंसी वीक हो जाती है डॉलर के मुकाबले, जैसे फॉर एग्जांपल $1 की कीमत जाकर मान लेते हैं 12 युआन हो गई, तो इस तरीके से चाइनीज करेंसी वीक हो रही है। कैसे समझिएगा, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। पहले कोई भी अमेरिकन अगर चाइना जाता था और मान लेते हैं चाइना जाकर नूडल खाता था और उसको जब वो चाइना जाके नूडल खाता था तो $1 मतलब 6 युआन में एक प्लेट नूडल मिल जाती थी। बट अब $1 की कीमत 12 युआन हो गई है और अगर 6 युआन एक नूडल के प्लेट की कॉस्ट है तो अब उस $1 में जहां पे वो एक प्लेट नूडल खा पाता था, अब उसकी जगह वो 2 प्लेट नूडल खा पाएगा, 2 प्लेट नूडल खरीद पाएगा। मतलब अमेरिकन के लिए, देखिए बाइडेन जी खुश भी हैं इसमें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो अमेरिकन के लिए इट विल बी फेवरेबल, और ये दुखी लग रहे हैं थोड़े, इनके लिए अनफेवरेबल होगी। अब मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई चलती है उसके बेसिस पर तो ये होना बिल्कुल पॉसिबल है। इंडिया के अंदर भी एक टाइम में जब $1 50 रुपए का होता था, आज $1 80 रुपीस तक पहुंच गया, 80 से भी ज्यादा क्रॉस कर चुका है। तो मतलब इंडिया की करेंसी भी डेप्रिशिएट कर गई, और डेप्रिसिएशन का मतलब है जब मार्केट फोर्सेस की वजह से, डिमांड और सप्लाई के बदलाव की वजह से, अभी समझते हैं इसके बारे में, वैल्यू ऑफ करेंसी डेप्रिशिएट हो। अभी इसको समझते हैं कैसे। तो चाइना की करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से ये तो बहुत बड़ी समस्या वाली सिचुएशन है। इट इज लाइक अ फायर, और अब इस फायर के साथ फायर फाइटिंग करनी पड़ेगी। तो चाइनीज गवर्नमेंट फायर फाइटिंग करने के लिए डेलिबरेटली $1 की कीमत वापस 6 युआन कर दे, न कि 12 युआन। तो इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे करेंसी मैनिपुलेशन, की चाइना की सरकार जो मार्केट फोर्सेस, मतलब मार्केट में जैसे सब्जी मंडी होती है ना, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, कि आप जाते हो भैया 1 किलो टमाटर दे दो, भैया कहते हैं 50 रुपए किलो है, आप कहते हो नहीं भैया 50 नहीं 30 दूंगा, वो कहते हैं नहीं 50 नहीं तो 45, इससे सस्ता नहीं हो सकता। फिर आप दोनों करते रहते हो कोशिश, थोड़ा वो उठते हैं, थोड़ा आप कम करते हो रेट, जो भी है। तो इस तरीके से मान लो 40 पे डील हो गई और काम खत्म। तो ये मार्केट फोर्स है, यू आर नेगोशिएटिंग, डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर एट प्ले। एक तरफ आप चाहोगे कि कम से कम प्राइस पे आपको मिले, सेलर चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे वो बेचे, तो इसके आधार पर मार्केट प्राइस डिसाइड होते हैं। वही कॉन्सेप्ट करेंसी मार्केट में भी लगा दो, मार्केट तो सेम ही है ना। तो अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से $1 12 युआन का हो गया, 15 युआन का हो गया, 20 युआन का हो गया, चाइनीज इकोनॉमी को हिट, बहुत ज़्यादा हिट कर चाइनीज इकोनॉमी हो जाएगी। तो
चाइनीज गवर्नमेंट क्या करेगी, करेंसी मैनिपुलेट कर सकती है। और एक्चुअली यूएस की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उसकी जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट जो फाइनेंस देखती है, उसने कई बार चाइना को, इनफैक्ट कई बार इंडिया को भी, चाइना को तो बहुत कॉमनली, पर कई बार इंडिया को भी करेंसी मैनिपुलेटर बोला है। 2019 की बात है जब यूएस गवर्नमेंट ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, उसने युआन को सडनली डेप्रिशिएट खुद से किया था। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि करेंसी की वैल्यू चेंज करी, डेप्रिशिएट भी की जा सकती है, एप्रिशिएट भी की जा सकती है, बट आपको इससे जुड़े हुए दो टर्म्स और समझने हैं, और उससे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के अलावा रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन टर्म भी आप समझेंगे। डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट ये मार्केट फोर्सेस के आधार पर होता है। इसके आगे मैं एम लिख देता हूं। मार्केट में कितनी डिमांड है उस हिसाब से होता है। डेप्रिशिएट का मतलब, और रुपी टर्म्स में समझते हैं, अगर $1 की कीमत मान लेते हैं स्टैंडर्ड 50 रुपए है, अगर वो बढ़कर 80 रुपए हो गई तो कहेंगे करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। हम ये कहेंगे कि करेंसी की वैल्यू इस तरीके से डेप्रिशिएट हो गई है। अगर इंडिया की करेंसी जो कि रुपीज है, डॉलर टर्म्स में वैल्यू चेंज हो जाएगी तो कहेंगे इट रेफर्स टू दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि हमारे देश की, हमारे रुपी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो कि फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब रुपीस और डॉलर का एक्सचेंज रेट। इससे डोमेस्टिक करेंसी कम वैल्यूएबल हो जाएगी और ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी लगेगी टू बाय अ यूनिट ऑफ दिस फॉरेन करेंसी, दैट इज डॉलर। ठीक है ना, $1 80 का हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन के आधार पर ऐसा होता है, और ये मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट में चलती है उस हिसाब से होता है। यूएस के डॉलर की ज्यादा डिमांड होगी तो यूएस का डॉलर ऐसे महंगा हो जाएगा, डेप्रिशिएट होगा। रुपी की ज्यादा डिमांड होगी तो रुपी एप्रिशिएट हो सकता है। अगर यही करेंसी $1 जो कि 50 रुपए हमने माना था, यही अगर 30 रुपीज हो जाती तो इसे कहेंगे करेंसी एप्रिशिएट हो गई है। इस तरीके से हम कहेंगे करेंसी एप्रिशिएट हो गई है। यह फर्क है दोनों का। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारे देश की, हमारे करेंसी जो 50 रुपए $1 होता था, आज वो 30 रुपए की हो गई है। ठीक है ना, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला कि प्राइस $1 का फॉल कर रहा है, कम हो गया फ्रॉम 50 रुपीज टू 30 रुपीज। इस तरीके से करेंसी अप्रिशिएट करती है, और ये मार्केट में ऑटोमेटिकली होता है। जब रुपी की ज्यादा डिमांड होगी एज इन कंपैरिजन टू डॉलर तो एप्रिसिएशन होगा, जब डॉलर की ज्यादा डिमांड होगी तो डिप्रिसिएशन होगा। ये बात आपको समझनी है। तो आज अगर करेंसी की वैल्यू 80 तक पहुंची है तो वो डेप्रिशिएट होकर पहुंची है इंडिया की करेंसी। चाइनीज गवर्नमेंट भी अपनी करेंसीज को मैनिपुलेट करती है। अगर जानबूझकर किसी देश की सरकार और उनका रिजर्व बैंक करेंसी को डिवैल्यू करते हैं या रिवैल्यू करते हैं, जो कि पर्पसफुली किया जाता है, पी मतलब पर्पसफुली, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगर ऐसे ही $1 की कीमत जो कि 50 रुपए थी वो आपकी 60 कर दी गई तो इसे डिवैल्यूएशन कहेंगे। अगर पर्पसफुली ऐसा किया गया तो, और इस तरीके से $1 की कीमत 50 होती थी, उसे घटाकर 30 कर देंगे तो उसे रिवैल्यूएशन कहेंगे। तो चाइना अपनी करेंसी को, मैं जब समझा रहा था शुरुआत में तो मैंने बोला डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट कर रही है। अब मैं उन वर्ड्स को रिप्लेस कर दूंगा इन दो टर्म से कि डिवैल्यू कर रही है, रिवैल्यू कर रही है। मतलब कोई भी देश पर्पसफुली अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाए या घटाए तो उसे डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन कहते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है समझ गए। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली होता है मार्केट फोर्सेस के आधार पर किसी देश की सरकार अगर पर्पसफुली अपनी करेंसी की वैल्यू को पेग करे, मतलब चेंज करे, तो डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन की श्रेणी में आता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन, करेंसी रिवैल्यूएशन का डिफरेंस। अब इसी दिशा में पहली बात तो करेंसी जो डेप्रिसिएट हो रही है, तो
डेप्रिसिएशन के केस में देयर इज ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मैंने दिखाया आपको 50 से 80 हो गई, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई इन कंपैरिजन और इन टर्म्स ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। जैसे डॉलर मैंने बताया, एप्रिसिएशन उसका बिल्कुल उल्टा है, जहां पर देयर इज ए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। इसका दोनों का आपको मैंने बता दिया। अब कॉज दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन किस वजह से हो रहा है? डेप्रिसिएशन होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सबसे पहला कारण। दूसरा हो सकता है बहुत ज़्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन, एक्सेसिव इन्फ्लेशन कैन बी वन ऑफ द रीज़न। एक हो सकता है ट्रेड डेफिसिट होना। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है व्यापार घाटा, जिसका मतलब है इंडिया यूएस से ज़्यादा खरीदता है इन कंपैरिजन यूएस हमसे कितना खरीदता है। वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्री। उस केस में भी हो सकता है। ये डेप्रिसिएशन के केसेस थे। एप्रिसिएशन के केसेस भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर किसी देश में है तो वो डेप्रिशिएट हो रही थी, उसका विपरीत अगर कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर वो कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है इकोनॉमिक टर्म्स में, इन्फ्लेशन कम है, तो उस देश में एप्रिसिएशन होता है, करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होने लगती है। पर सरकारें जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट करती है, जानबूझ के पर्पसफुली फायर फाइट करने के लिए, फायर फाइटिंग के लिए अगर चाइनीज़ इकोनॉमी चेंज करे अपनी करेंसी की वैल्यू, चाहे उसे रिवैल्यू करे चाहे उसे डिवैल्यू करे, नॉर्मली डिवैल्यू करती है चाइनीज़ करेंसी को चाइनीज़ गवर्नमेंट, जिससे क्या करती है वो अमेरिकन्स या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए अपनी करेंसी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। नहीं समझ आया? मैं 100 रुपये में एक पेन दे रहा हूँ, हो सकता है तुम खरीदो, हो सकता है ना खरीदो। मैं 100 रुपये में 2 पेन दे रहा हूँ, अब करो, अब तो खरीदोगे ना, अट्रैक्टिव हो गया। मैं 3 पेन दे रहा हूँ 100 में, मैं 4 पेन दे रहा हूँ 100 में, अब तो खरीदोगे ही। तो इस तरीके से करेंसी को मैनिपुलेट करके चाइनीज़ गवर्नमेंट, डिवैल्यू करके चाइनीज़ गवर्नमेंट यूएस के लोगों को ज़्यादा या वर्ल्ड इकोनॉमी को ज़्यादा चीज़ें ऑफर करती है कम प्राइस में। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे वांट टू रिमेन द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लो लेबर कॉस्ट, सस्ते लेबर की वजह से, कम इकोनॉमिक कॉस्ट की वजह से अपने प्रोडक्ट सस्ते में बेच पाते हैं और इसी तरीके से आगे चलता रहे, इसलिए ऐसे ये फायर फाइटिंग करते हैं ताकि इन फ्यूचर चाइना की करेंसी दुनिया के लिए अट्रैक्टिव हो, जिससे बाकी लोग चाइना में जाकर इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए चाइना अपना एक्सचेंज रेट, अपने एक्सचेंज रेट को चेंज करता रहता है, मैनिपुलेट करता रहता है। ये डेलिबरेट किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है। इस वजह से चाइनीज़ इकोनॉमी को एक करेंसी मैनिपुलेटिंग कंट्री के तौर पे हम देखते हैं। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसमें एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, $1 में कितने रुपए आते हैं या $1 में कितने डॉलर आते हैं। इफ़ $1 इज़ फॉर 18 या 75 इंडियन रुपीज़, तो रेट ऑफ एक्सचेंज ऐसे हो गया। तो ये आपको देखने मिली वैल्यू, ये आपको वैल्यू देखने मिल रही है। $1 में 0.0133, अगर 75 का रेट मानते हो, इतना आता है। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे एक्सचेंज रेट जब मैनिपुलेट किया जाता है तो क्या होता है। करेंसी डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन समझाया मैंने आपको। अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये किसी और समय बात करेंगे हम। फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन देखते हैं तो वो ऑफिशियल चेंजेस, मतलब जो सरकार या रिजर्व बैंक कंट्री की करेंसी में करती है बाकी करेंसीज के मुकाबले, तो उसे डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन की कैटेगरी में रखते हैं। डिवैल्यूएशन इज व्हेन द प्राइस ऑफ द करेंसी इज ऑफिशियली डिक्रीज्ड इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और रिवैल्यूएशन जब प्राइस ऑफ करेंसी इज इंक्रीज्ड इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस पर एग्जैक्टली क्वेश्चन बनेगा और मैंने आपको एग्जाम्पल सहित समझा दिया है कि क्या होता है रिवैल्यूएशन और क्या होता है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? क्योंकि आप अपने देश की करेंसी को अपनी देश की करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी के टर्म्स में घटा रहे हो ताकि उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनी रहे। अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है तो उससे क्या होगा कि दूसरे देशों के लिए आप उतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं रहोगे। अब जैसे इंडिया की भी $1 की कीमत 80 रुपये है, तो इससे इंडिया के एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 50 रुपये होती थी,
तो अगर एक एक्सपोर्टर कोई भी सामान $1000 का बेचता था तो उसे 50,000 रुपये मिलते थे। आज उसी प्रोडक्ट के उसे 80,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्टर्स आर वेल ऑफ, एक्सपोर्टर्स को फायदा हो रहा है। डेप्रिसिएशन के केस में एक्सपोर्टर्स आर बेनिफिटिंग। पर जो इंडिया में बाहर से सामान खरीदते हैं, आप इंपोर्ट करते हो काफ़ी चीज़ें, कपड़े हो गए, जूते हो गए, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, हाँ उस केस में नुकसान होता है। कैसे? $1 अगर 80 रुपीज़ का हो गया और मैं बाहर से $1000 का कोई सामान खरीदता था तो पहले तो मुझे 50,000 रुपये देने पड़ते थे। आज मेरी जेब पर इतना बोझ पड़ रहा है कि मुझे 80,000 देना पड़ रहा है। तो मैं अगर बाहर से कुछ मंगवा रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, आई विल बी एट ए डिसएडवांटेज। तो इसलिए करेंसी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचता है और इंपोर्टर्स को लॉस। करेंसी अगर ऑटोमेटिकली एप्रिशिएट हो जाए, $1 80 का था, घट कर 30 रुपीज़ हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे एक्सपोर्टर्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन का सामना करना पड़ेगा, तो $1 30 रुपये के बदले मिल रहा है। मतलब पहले जो चीज़ मैं 80,000 की बेचता था, 80,000 का आईफोन, इसमें लोगों का घर जाएगा। 80,000 का बेचता था, आज मैं सिर्फ 30,000 का बेच पा रहा हूँ, 50,000 का लॉस है। तो एक्सपोर्टर्स आर सैड, दे आर एट ए लॉस। और वही इंपोर्टर्स को फ़ायदा भले ही हो जाएगा जो दूसरे देश से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, बिकॉज पहले से सस्ती पड़ रही है चीज़। सेम अप्लाइज हेयर कि पहले जो 80,000 की पड़ती थी अब वो 30,000 की मिल रही है। बट ऐसे आप दूसरे देश का एक्सपोर्ट बढ़वा रहे हो ना, आपको तो अपने देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना है ना। इंडिया को तो इंडिया के एक्सपोर्ट से मतलब है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम मार्केट बन पाएंगे पूरी दुनिया के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचकर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे, सिंपल एज दैट। तो इसलिए डेप्रिसिएशन अगर होता है तो एक्सपोर्टर्स खुश रहते हैं, इससे दे आर हैप्पी। एप्रिसिएशन में एक्सपोर्टर्स आर अनहैप्पी, डेप्रिसिएशन में इंपोर्टर्स आर अनहैप्पी एंड एप्रिसिएशन में इंपोर्टर्स आर हैप्पी। ये बात याद रखनी है बस आपको। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर नहीं है, किसी दिन फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बीच का डिफरेंस समझेंगे। फ्लोटिंग का भी मतलब समझ लो कि जो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे। फिक्स्ड मतलब जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, ठीक है जी। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मैंने मतलब समझा दिया। करेंसी एप्रिसिएशन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस के जो चेंजेस होते हैं उनसे करेंसी की वैल्यू चेंज हो जाए और करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। वैल्यू इंक्रीज हो जाए इन टर्म्स ऑफ एनी अदर करेंसी तो उसे एप्रिसिएशन कहते हैं। ये बात मैंने समझाई है, आई होप सबको क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर हुई तो अभी भी एक टेबल आपके सामने रखी है कि रुपी एप्रिशिएट करता है, एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। रुपी डेप्रिशिएट करता है, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट पहुंचता है। ये मैंने आपको बात समझा ही दी है। डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन क्या होता है, चाइना क्यों करता है, ये भी समझा दिए, ताकि उसके प्रोडक्ट्स दुनिया के लिए अट्रैक्टिव बने रहे, सस्ते बने रहे। तो जानबूझ के वो सस्ता करता है, जानबूझ के करेंसी मैनिपुलेट करता है ताकि दूसरी कंट्रीज उससे ही खरीदें, ताकि चाइना ही बाकी कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच सके एंड इट कैन बिकम दी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने बताया डेप्रिसिएशन में क्या होता है। अगर पहले $1.65 का होता था, अगर वो $1 65 रुपये का होता था, माफ़ कीजिएगा, तो वो अगर 70 का हो गया, अगर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो ये आपका डेप्रिसिएशन है। मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है सब। और कोई चीज़ पहले 70 की थी, आज वो 65 की हो गई, तो ये एप्रिसिएशन है। ये लो जी, अब तो समझ आ ही गया होगा। और ये मार्केट फोर्सेस के द्वारा होती है। चलिए पहली न्यूज़ खत्म हमारी। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारा स्टडी IQ का 9th फाउंडेशन बैच प्री और मेंस के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए 24,499 का अवेलेबल है। आपको देखने मिलेगा कि इतना आपको नहीं पे करना, महंगा है ये, इतना मत देना। आप 18,999 पे करो, वसू लाइफ कूपन कोड लगाओ। ये क्लास, ये जो बैच है, ये 30 नवंबर या 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज
10 दिसंबर एडमिशन बंद हो जाएंगे। तो अगर आप 10 तारीख से पहले देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए बैच 9 में। अदरवाइज इसके बाद भी बैचेस आएंगे, उनमें भी आप जुड़ सकते हो। बट इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 1-2 क्लास ही हुई हैं, वो तो आप रिकॉर्डिंग भी देख लोगे। लाइव क्लासेस में जुड़ो, मैक्सिमम एडवांटेज लो ना कोर्स का। 1000 घंटे से ज़्यादा लाइव क्लासेस है, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, रिवीजन मटेरियल भी मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप, जब चाहो जिससे चाहो फ़ोन पे आप मेंटर्स से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल पे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ये आपको बेनिफिट एडवांटेज मिल रहा है। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिल रहा है और ये सब 18,999 नॉमिनल कॉस्ट। 2 साल के हिसाब से देखेंगे तो 24 मंथ से अगर डिवाइड करके देखोगे आपको ये 1,000 रुपीज़ मंथ से भी कम का पड़ रहा है। इसके अलावा NCERT लाइव बैच भी हमारा शुरू हो चुका है, जिसमें सिर्फ NCERTs पढ़ाई जाती है, जो आपके पूरे सिलेबस का लगभग 30% है, जो कि बुनियाद है, बेसिक है, फाउंडेशन है। 1,500 रुपीज़ का कोर्स है, वैसे तो 5,000 का देखने मिलेगा, पर 1,500 का लेने के लिए वसू लाइफ कूपन कोड, सेम कोई भी कोर्स खरीदते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए एडमिशन लेने के लिए वसू लाइफ कूपन कोड, ये आपको यूज़ करना है। ये 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाइए। मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा इस बैच में। ओके, कमिंग बैक। अच्छा, एक और चीज़, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हो। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम चैनल है। अचीव UPSC के नाम से ग्रुप आएगा, इस पर जुड़ जाना। मेरी ईमेल ID है vasu.katara@studiiq.com। इस पर आप मुझे ईमेल करके UPSC कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क अप्रूव कर दिया है। अब क्या है इसके तहत, समझते हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड हमारे देश की एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक कदम है कि अभी हम जो मेथड ऑफ एनर्जी, जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उनके बजाय हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। इसकी कोशिश सरकार कर रही है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, अलग अलग प्रकार की एनर्जी। ऑलराइट, इन सारे सोर्सेज को, क्योंकि हमारा टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है। तो अगर सरकार इतना करना चाहती है, अभी 500 गीगावाट तक पहुंचना है, तो पैसा बहुत चाहिए। पैसा जितना चाहिए उसको अचीव करने के लिए हमें उधार भी लेना पड़ेगा जनता से पैसा। क्या मतलब है कि क्या करेगी सरकार, देखो ये जनता है, ये मैं हूँ आपके वसु कटारा सर। मैं क्या करूँगा, मैं सरकार से ये ग्रीन बॉन्ड ले लूँगा। मतलब गारंटी दे रही है सरकार कि हम पे तो विश्वास करते हो ना, हम तुम्हारा सारा पैसा वापस करेंगे और बदले में मैं इन्हें दे दूंगा पैसा। देखो ये एरो से पैसा जा रहा है। अच्छा, बदले में ये कागज़ का टुकड़ा जो कि बॉन्ड कहा जाता है, गारंटी है कि मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, ये मेरे पास देखो आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों देश की जनता सरकार के बॉन्ड खरीद कर, जो कि फ्यूचर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे जो बॉन्ड खरीदे हमने इसके बेसिस पर, तो इसके बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो हमें अच्छा रिटर्न दे पाएगी। हमें इसके ज़्यादा क्या चाहिए। और वो पैसा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, सोलर, विंड, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाएगा। तभी तो पूरा सरकार ने फ्रेमवर्क शुरू किया है। वैसे तो ये फ्रेमवर्क 9 नवंबर 2022 को सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया था, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का फ्रेमवर्क। आप देख सकते हैं 9 नवंबर की डेट, बट अभी भी ये न्यूज़ में चल रहा था और आपके सिविल सर्विस एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फ्रेमवर्क के थ्रू सरकार अपनी पंचामृत स्ट्रैटेजी को अचीव करना चाहती है। मतलब 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। इस साल के बजट के अंदर अगर मैं हिस्ट्री ट्रेस करूं तो करंट ईयर बजट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ब्रिंगिंग दी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। निर्मला सीतारमण जी ने बोला था अपनी बजट स्पीच में इस साल की। तो बजट 2022-23 में निर्मला सीतारमण जी ने वादा किया था कि देश में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लाए जाएंगे ताकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए हम पैसा इकट्ठा कर सकें। और ये प्रॉमिस भारत के प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26, मतलब 26वीं बैठक हुई है लास्ट ईयर ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के अंदर। इस साल 27वां कॉप हुआ है इजिप्ट के शर्म अल शेख के अंदर।
तो 26वें कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भी हम वादा करके आए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देंगे, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए सरकार ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी। अब तक कंपनीज इशू करती थी, अब सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉन्च करने जा रही है ग्रीन बॉन्ड पहली बार इंडिया में, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है अपने आप में। एक्चुअली अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है जिसने कहा था कि क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो पैसा चाहिए। 2007 में ऐसा एक रिसर्च पेपर रिलीज किया था, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को, जो कि हमारी वजह से, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एमर्ज होती है, उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकें। हमने भी कमिट किया कि हम भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि तभी ग्रीन बॉन्ड जैसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं, जिससे सरकार इन्वेस्टमेंट कर पाएगी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर या क्लाइमेट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर, और अल्टीमेटली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर सकेंगे। अच्छा, इससे सरकार को पैसा सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा, मार्केट से लेने से अच्छा जनता को ऑफर करो। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे सरकार बोरो कर पाएगी। आप और मेरी जैसी जनता तो इंटरेस्टेड रहती ही है गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने में। ये गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ होता है, कंपनियों में इन्वेस्ट करने से अच्छा गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करो। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से सरकार को भी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी कम पड़ेगा इन कंपैरिजन टू दी रेगुलर बॉन्ड्स। जो नॉर्मल गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है उनके कंपैरिजन में ग्रीन बॉन्ड्स में लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग जो एजेंसीज है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, UNEP, ये भी सपोर्ट करते हैं, ये भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो अब पहला सोवरेन गोल्ड, माफ कीजिएगा, नॉट गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है। नेक्स्ट आपका सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क लाया जा रहा है ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर, जिसको बनाया गया था ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी, ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी जिसको बनाया गया था इंडिया के अंदर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को आसानी से इशू कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो उसके दिशा में, ताकि बेस्ट तरीके से गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स लेकर आ सके। तो अब डिमांड बढ़ती जा रही है। 2008 में अगर आप देखेंगे ना, पहली बार वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल लेवल पे ये काम कर चुका है, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही थी दुनिया में। तो पहली बार ग्रीन बॉन्ड्स अगर दुनिया में आए थे तो वर्ल्ड बैंक 2008 में लाया था, और जब से इशू करना शुरू किया है इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड बैंक और अलग अलग एजेंसीज ने, तब से ग्रीन बॉन्ड मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इट इज एक्सपीरियंसिंग अ वेरी हाई राइज, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो जब से शुरू हुआ है तब से बहुत ज़्यादा स्पाइक, बहुत ज़्यादा ग्रोथ का सामना करना माफ कीजिएगा, सामना करना पड़ रहा है, सामना कर रही है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। अब इसी तरीके से ग्रीन बॉन्ड के थ्रू मैंने जैसे बताया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि पैसा इकट्ठा किया जाता है हमारी देश की गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। सो आई एम पेइंग मनी टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट बदले में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी, फ्यूचर में मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, और एक कागज़ का टुकड़ा, एक बॉन्ड अभी मिल रहा है, जिसके थ्रू जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, वो हम फुलफिल कर पाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। सो फाइनली बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क लाने से इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोटेक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड एक तरीके की डेट सिक्योरिटी, डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब उधारी है, सरकार उधारी ले रही है ताकि फंडिंग अरेंज कर सके अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि पॉजिटिवली हमारे देश के अंदर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड कर सके, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा दे सके। तभी तो ये ऑर्डिनरी बॉन्ड्स और ग्रीन बॉन्ड्स में यही तो फर्क है, दैट ग्रीन बॉन्ड्स आर देयर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। अब तक कॉर्पोरेट्स, अब तक कंपनीज, अब तक यूनाइटेड नेशंस, अब तक वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इशू कर रही थी, अब देश की सरकारें भी इशू कर रही है, हमारे देश की सरकार भी इसे इशू कर रही है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क आपको समझाया। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। आप सब लोग मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है वसु कटारा स्टडी IQ, मेल ID है vasu.katara@studyIQ, और बहुत जल्दी आपके लिए इंस्टाग्राम भी बनाएंगे जिस पे आप कनेक्ट हो सकते हो। हमारा NCERT कोर्स 1500 रुपीज़ में अवेलेबल है। 100 डेज से ज़्यादा लाइव क्लासेस, 2 घंटे की, 2 ढाई घंटे की क्लास रोज़ होगी आपकी, जिसमें पूरी NCERT, सारी NCERT कवर की जाएगी UPSC के लिए।
मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए वसूल लाइफ कूपन कोड अप्लाई करना है। सेम आपका बैच 9 यूपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें मैं खुद गवर्नेंस, एथिक्स, सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गुड लक, मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में बहुत जल्दी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।